यंग मेल्स में वेरिकोसील की अवेयरनेस बढ़ाने के चक्कर में हमने लाइफस्टाइल चेंजेस पे इतना स्ट्रेस किया है और नॉन सर्जिकल एम्बोलाइजेशन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स भी इतनी शेयर की है कि बहुत यूरोलॉजिस्ट से दुश्मनी मोल ली है। बट कोई बात नहीं, हम अपना अवेयरनेस कैंपेन चालू रखेंगे क्योंकि हम बिलीव करते हैं पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच में रादर देन सर्जरीज़ को बढ़ावा देने के, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बहुत लोगों के मन में आज भी डाउट है कि माइक्रो सर्जरी बेटर है या फिर वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन बेटर है, यानी कि नॉन सर्जिकल एंजियोग्राफी टेक्निक, जिसके हम बहुत लाइव वीडियोस भी शेयर कर चुके हैं। और यही कन्फ्यूजन मैं कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो से दूर करने के लिए। बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स की बात नहीं करूँगा, वो मैं बहुत वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ। आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ वो वीडियो की, जिसमें मैंने बहुत सारा डेटा शेयर किया है कैसे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन ऑथेंटिक है। लास्ट में भी एंड स्क्रीन में दे दूंगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज के वीडियो में। देखो, पहले अगेन, आप में से जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है, लेकिन अगर कोई नया है तो ये बता दूं कि वेरिकोसील एक टेस्टिस की कंडीशन है जो जनरली यंग मेल्स में होती है, कभी कभी मिडिल एज में। बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स और पोस्चर, काम करने का तरीका, वेट लिफ्टिंग डिस्प्रोपोर्शनेट, ये सब ऐसा है कि जो खून, नसें, वेन्स खून को टेस्टिस से हार्ट तक लेके जा रही थी, उनके अंदर के वाल्व्स या दरवाजे टूट गए, जिस वजह से जब भी आप ज़्यादा देर बैठोगे या ज़ोर या प्रेशर लगाओगे या बाइक पे बैठोगे, गर्मी बढ़ेगी टेस्टिस के जगह पे, तब ये ब्लड उल्टा नीचे आ जाएगा, हार्ट में जाने के बदले में उल्टा टेस्टिस में ही वापस आ जाएगा। और क्योंकि ये गर्म खून है, दूषित खून है, स्टैटिक है, यानी कि मूव नहीं होगा, नीचे जमा हो जाएगा, तो ये काफ़ी दिक्कत देगा एंड टेस्टिकुलर डैमेज शुरू कर देगा, जिसे फ्री रेडिकल डैमेज कहते हैं। इससे पेन बहुत कॉमन बन जाता है। शुरुआत इंटरमिटेंट हैवीनेस से होती है, ज़्यादा देर बैठने पे या जिमिंग करने पे या प्रेशर लगाने पे पेन शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे पेन बढ़ जाता है। बहुत केसेस में स्पर्म डैमेज शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि सेक्सुअली पार्टनर को सेटिस्फाई करने की क्षमता कम होना, और ऐसी कंप्लेंट्स भी हुई गई हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी अफेक्ट हुआ है, जिसके वजह से लिबिडो, मसल गेन, बहुत सारी चीज़ें कम होती दिखी हैं। सो पॉइंट है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपको समझ गया कि ये होता क्या है, क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। डायग्नोस कैसे करते हैं? एक सिंपल डॉपलर से, एक कलर अल्ट्रासाउंड, जो एक ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के हाथों से बता सकता है कि हाँ, आपको वेरिकोसील है। ऑफकोर्स ये लेफ़्ट साइड पे ऑलमोस्ट 90% ज़्यादा कॉमन है राइट के मुकाबले, क्योंकि लेफ़्ट साइड की वेन का रास्ता बहुत मुश्किल है। उसको टेस्टिस से ऊपर चढ़ के किडनी के वेन में मिलना पड़ता है 90 डिग्रीज़ पे, फिर वहाँ से आईवीसी यानी कि एक बड़ी नस में मिलता है, अगेन एक सेकंड 90 डिग्री टर्न, एंड फाइनली हार्ट में जाता है। तो ये, और रास्ते में कभी कभी किडनी की वेन ब्लॉक होती है दो नेचुरल स्ट्रक्चर से, कुदरती नसों के बीच में या हड्डी और नस के बीच में। तो ये सारे प्रेशर ग्रेडियंट्स, डिफ़िकल्ट एंगल्स के थ्रू जाने की वजह से लेफ़्ट में ज़्यादा कॉमन है, पर कुछ केसेस में राइट में भी हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है। अगर सिर्फ राइट वेरिकोसील है तो हमें हमेशा डाउट आता है कि कोई गांठ या ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सिर्फ राइट वेरिकोसील कॉज कर रही है, और इसलिए हम सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करवाते हैं रूल आउट करने के लिए। बट एनीवेज, अब आता है मेजर क्वेश्चन जिसके लिए आप वीडियो के अंत तक रुके हो, कि माइक्रो सर्जरी बेटर है या इनफैक्ट सर्जरी बेटर है या एम्बोलाइजेशन। देखो दोस्तों, इसका आंसर सरल नहीं है, पर मैं ट्राई करता हूँ। एम्बोलाइजेशन, पहली बात, अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की एम्बोलाइजेशन के बारे में, कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपको एक्सरे से, रेडिएशन से जला देंगे, वायर किडनी की वेन से जा रही है तो किडनी की वेन पूरी तरह डैमेज हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी, डाई यूज़ किया जा रहा है उससे किडनी डैमेज हो जाएगी, जो नसों को बंद कर रहे हैं ग्लू या कॉइल से, वो सब उड़ के हार्ट में जा सकता है, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें कही है कि ये सुनने के बाद शायद कोई ज़िंदगी में एम्बोलाइजेशन के बारे में सोच भी ना पाए। फिर भी मैं आप लोगों को बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप में से कितने न जाने हज़ारों लोग आके हमारे से एम्बोलाइजेशन के बारे में जानते हैं, और बहुत 100 से अधिक लोग करा भी चुके हैं एम्बोलाइजेशन, हम पे ट्रस्ट करके, हमारे साइंस पे ट्रस्ट करके, एंड अच्छे फेथ के साथ। तो अपने यूरोलॉजिस्ट भाइयों से मैं कहूँगा, प्लीज़ ऐसा रेडिकल एक्सप्लेनेशंस और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सर्जरी के प्रोज एंड कॉन्स बताइए, हम एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एम्बोलाइजेशन के बताएंगे और पेशेंट को चूज़ करने देते हैं। बट एनीवेज, विदाउट डेविएटिंग, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए, सर्जरी करने के 3 तरीके हैं। पहला है ओपन सर्जरी, जिसमें कट करके वेन्स को अच्छे से टटोल के बांधा जा सकता है या निकाला जा सकता है, या तो वेरिकोसील लाइगेशन या फिर वेरिकोसिलेक्टॉमी, जिससे ब्लड उल्टा नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि रास्ते में या तो बांध दिया वेन को या तो काट के निकाल ही दिया कुछ हिस्से को।
और जो उल्टा खून आ रहा था और डैमेज कर रहा था वो बंद हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो जो टेस्टिस का वेनस ब्लड है वो जाएगा कैसे हार्ट तक? तो उसको 3 या 4 और अल्टरनेट रूट्स हैं, गुबर्नाक्युलर वेन्स, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स, वास डिफरेंशियल वेन्स, जहाँ से वो रास्ता ढूंढ लेगा। तो वो आप चिंता मत कीजिए, मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम नहीं आती है। यही सर्जरी और आधुनिक करने के लिए लोगों ने लैप्रोस्कोपी से करना शुरू कर दी, जिसमें दूरबीन से छोटे की होल से 2 या 3 जगह पे जाकर ये वेन्स को आइडेंटिफाई किया, लाइगेट कर दिया बिना ओपन सर्जरी के। तो ऑफकोर्स ओपन सर्जरी, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये सारे रेट्स कम हो गए। लेकिन अब सबसे आधुनिक तरीका है सब इंग्वाइनल माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन, जिसमें काफ़ी नीचे हिस्से में एक छोटा सा कट देके माइक्रोस्कोप से ये छोटी वेन्स को देखा जाता है और लाइगेट किया जाता है। ऑफ कोर्स इसके फ़ायदे हैं, स्कार बहुत छोटा आता है, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग सबके चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। पर नुकसान भी है कि शायद ट्रेनिंग यूनिफॉर्म ना होने की वजह से कभी कभी, या तरीका यूनिफॉर्म ना होने की वजह से कभी कभी गलती से आर्टरी को वेन समझकर बांध दिया जाता है, जिससे टेस्टीज़ में फ़्लो नहीं जाता और टेस्टीज़ डेड हो सकती है। ये रिस्क शायद काफ़ी कम होगा, बट डिपेंड करता है, वेरिएबल है। और जो यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ है यूरोलॉजिस्ट, उनके पेशेंट्स ने हमारे चैनल पे कमेंट कर रखा है कि हमारी आर्टरी बांधी और हमारी टेस्टीज़ डेड हो गई, जबकि वो क्लेम करते हैं कि वो हर केस में आर्टरी प्रिजर्विंग डॉपलर यूज़ करते हैं ताकि वो पहचान पाए कि ये आर्टरी तो नहीं है और उसे सेव करते हैं। फिर भी ये कॉम्प्लिकेशंस होती है, 0% नहीं है। इसके अलावा अगर लिम्फेटिक्स या सफ़ेद प्लाज्मा के चैनल बांध दिए जाए वेन्स के साथ, तो जनरल जो टेस्टीज से लिम्फेटिक ड्रेनेज भी है सफ़ेद प्लाज्मा का, फ्लूइड का, वो भी नहीं हो पाता और टेस्टीज में हाइड्रोसील हो सकता है। कुछ केसेस में जेनेटोफिमोरल नर्व डैमेज हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स कुछ केसेस में सर्जरी, माइल्ड ब्लीडिंग, ये सारे रिस्क्स हैं। बट एटलीस्ट जो इंटरनेशनली पब्लिश स्टडीज़ है वो कहती है कि सक्सेस के टर्म्स में इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हार्डली 1% इसका रिकरेंस रेट है, यानी कि 100 में से 99 में वेरिकोसील क्योर हो जाएगा। और वो रीज़न है क्योंकि वो बहुत ही नीचे लेवल पे जाके वेन्स को बांध रहे हैं, जिसके बाद एडिशनल कोलैटरल चैनल्स का आके रिकरेंस कॉज करना बहुत कम है। अब एक बड़ा कंट्रोवर्सी है कि सिर्फ इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स को लाइगेट करना है या एक्सटर्नल स्पर्मेटिक और गुबर्नाक्युलर वेन्स और वेन्स को भी लाइगेट करना है। तो आधे सर्जन्स ये नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यही तो वेन्स है जिसमें ब्लड रीड आउट करेगा, इन्हें क्यों बांधना है। पर कुछ सर्जन्स ये करते हैं कि नहीं, रीड आउट करने के लिए और मिल जाएंगे चैनल्स, पर हमें 100% क्योर चाहिए, रिकरेंस नहीं चाहिए। अभी तक अगर लेटेस्ट मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यूज़ आप देखें तो बताया जा रहा है कि इनको आप लाइगेट करो या ना करो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स ही है जो प्रूवन रास्ता है उल्टे ब्लड का। ये वेन से आज तक प्रूव नहीं हुआ है कि ब्लड उल्टा आता है या इनको लाइगेशन करके कोई फ़ायदा है एडिशनल। बट एनीवेज वापस आते हैं, तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इंटरनेशनल लिटरेचर में। पर्सनली बात करूँ, जब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन के बाद फेलियर से, वो नंबर इतना ज़्यादा है कि मैं कहूँगा ये सिर्फ लिटरेचर डेटा है। हर केस, हर हॉस्पिटल और हर ऑपरेटर में ये रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने 2 से 10% तक फेलियर्स देखे हैं कुछ सर्जन्स के हाथ में, इसलिए ये नहीं मान सकते कि हाँ 1% ही फेलियर रेट है या रिकरेंस रेट है। एनीवेज, ये हुई माइक्रो सर्जरी के बाद। अब बात करते हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन की। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के सर्जरी के ऊपर फ़ायदे बहुत हैं। पहली चीज़, जो भी काम किया जा रहा है वो मिनिमली इन्वेजिव है। एक छोटे से होल से किया जा रहा है, थाई में, नेक में या हाथ में। मैं यूजुअली थाई से करता हूँ 99.9% केसेस। पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, कोई बेहोशी, स्पाइनल एनेस्थीसिया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक छोटी सी सुई लगेगी, वैक्सीन की तरह डंक लगेगा, फिर कुछ नहीं पता चलना। एक पतली सी तार, कभी कभी 0.014 इंच डायमीटर, इतनी लो प्रोफाइल तार को लेके जाया जाता है किडनी के वेन में और टेस्टिस की वेन में। जस्ट बिकॉज वो किडनी की वेन से गुजर रही है, टेस्टिस की वेन से गुजर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेन्स को ख़राब कर देगी जैसा क्लेम किया जाता है वीडियोस में। अगर आप एक कार से मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते में पूरे हाईवे को उड़ा दोगे, आप बस गुजर रहे हो उस हाईवे से। तो ये वेन्स इतनी लो प्रोफाइल हाइड्रोफिलिक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि ये वेन्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे आज तक कोई एक केस दिखा दे कि किसी की किडनी की वेन ख़राब हो गई है या क्लॉट हो गई है या फट गई है ये तार की वजह से, मैं IR छोड़ने का सोच लूँगा। क्लेम नहीं करता, छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर यूरोलॉजिस्ट ना सीखे हो सकते हैं तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और आजकल बहुत नॉन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी ये प्रोसीजर्स ट्राई करते हैं। तो एनीवेज,
यस हम डाई इंजेक्ट करते हैं, बट वो डाई की क्वांटिटी 20 से 40 ml भी नहीं होती है। इतना सिंपल होता है। मेरे केसेस में शायद 10 to 15 ml मैक्सिमम। अगर आप CT स्कैन और MRIs देखें वर्ल्ड में, तो इतने CT स्कैन से MRIs हो रहे हैं, सब में डाई यूज़ होता है। यूरोलॉजिस्ट खुद कितने केसेस में डाई इंजेक्ट करवा के CT स्कैन करवाते हैं, तब तो वो डाई किडनी नहीं डैमेज करता। लेकिन जब कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं, वही डाई CT स्कैन में 100 से 120 ml यूज़ होता है, यहाँ पे 20 ml, वो 6 गुना कम डैमेज कर देगा। तो मैं आपको बता दूँ ये सब मिथ है। इंटरनेशनल नेफ्रोलॉजिकल सोसाइटीज़ ने कहा है कि अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है डाई से डैमेज होना। किसी किसी को डाई की एलर्जी या थोड़ा बहुत शिवरिंग हो सकता है, उसके अलावा कोई रिस्क वाली बात नहीं है। इसके अलावा और एडवांटेजेस क्या है, हम कहीं पे ओपन सर्जरी नहीं कर रहे, तो इंटरनल इन्फेक्शंस, पस बनना, ये सारे रिस्क, ब्लीडिंग होना, ये सारे रिस्क ना के बराबर हैं। लास्ट में कॉइल ऑलमोस्ट मैं यूज़ करना कम कर चुका हूँ, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को कॉइल से तकलीफ़ ज़रूर हुई थी। कभी भी कॉइल नहीं उड़ा हार्ट वार्ट में। हाँ, पेन कंप्लेन करते थे कि कॉइल की वजह से ग्रैनुलेशन टिश्यू बन के थोड़ा पेन हो रहा है, जो हमारे केसेस में अभी पूरी तरह ग्लू पे शिफ्ट होने की वजह से ज़ीरो हो चुका है। ऑफकोर्स मुझे अगर यूज़ करना पड़े किसी केस में कॉइल, स्पेसिफिक केस में मैं बताऊंगा किसी दिन कारण, तो उससे मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। कोई रिस्क नहीं होता कॉइल यूज़ करने में एक्सेप्ट माइल्ड पेन। सो हम ये लिक्विड ग्लू से पूरी तरह ट्रैक बंद कर देते हैं, वेन को बंद कर देते हैं, इंटरनल स्पर्मेटिक वेन को, जिससे ब्लड उल्टा आना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। रिकवरी पीरियड बताऊँ तो उसके ऑपरेशन के बाद 4 से 6 घंटा पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, घर जा सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, माइल्ड जिमिंग या वेट लिफ्टिंग या कार्डियो, ये सब तुरंत 1 से 2-3 हफ्ते के बीच शुरू कर सकता है, जो सर्जरी से बहुत अलग है, जहाँ 3 महीने तक आप नहीं सोच सकते। कोई स्कार, कोई पेन, कोई निशान नहीं, आप महीनों सालों तक आप दिखा नहीं सकते कहाँ से हुआ था। अब सबसे मेन बात आती है, ठीक है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पर सक्सेस रेट क्या है? तो इसका सक्सेस रेट काफ़ी वेरिएबल है। अगर सबसे पुअरेस्ट स्टडीज़ देखें तो 26% तक फेलियर देखा गया है, रिकरेंस देखा गया है। बेस्ट स्टडीज़ देखें तो सिर्फ 1 to 2% रिकरेंस देखा गया है। हम कौन सी माने? अगेन, हर हॉस्पिटल, हर इंस्टीट्यूट, हर ऑपरेटर का अपना सक्सेस रेट होता है। जस्ट बिकॉज कोई आर्टिकल छपा है जिसमें सक्सेस रेट 98% है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे करा रहे हैं उनका 98% है। अगेन सो पॉइंट है कि बहुत वेरिएबल है, बट इन जनरल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस माने तो 90% प्लस है सर्जरी की तरह ही। हाँ, कुछ केसेस में रिकरेंस देखा गया है, और वो क्यों होता है आज तक हम अनजान हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। उसके बाद लोगों ने जब सर्जरी कराई तब भी नहीं क्योर हुआ, ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं मैंने। तो वेरिकोसिल एक ऐसी बीमारी है जो हमें बहुत कंफ्यूज करती है कि क्यों ये रिकरेंस होता है कभी कभी। कई केसेस में डॉपलर दिखाता है कम्प्लीटली सक्सेस हो चुका है, कहीं पे रिवर्सल नहीं है, लेकिन पेशेंट को पेन चलते रहता है और कैल्जिया चलते रहता है, और इसके कई कारण पाए गए, प्रोस्टाटाइटिस और भी कारण। तो अगेन वो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। सर्जरी के बाद अगर मैं आपको बताऊँ कितने लोग पेन के साथ आते हैं, तो वो नंबर इतना ज़्यादा है, मेरा पूरा कमेंट सेक्शन जाके आप देख लो वीडियोज़ का, मुझे वो शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पेन सर्जरी या एम्बोलाइजेशन के बाद भी कभी कभी क्यों होता है नहीं पता। एनीवेज, फाइनली मैं आपको इसके साथ छोड़ना चाहूँगा कि चाहे आप सर्जरी कराओ चाहे एम्बोलाइजेशन, जो भी आपको यूट्यूब पे कोई बोले, पर्सनल यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बोले, सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेटली 90% है, रिकरेंस रेट 10% है, ऐसा मान के चलते हैं। यानी कि 9 लोगों को फ़ायदा होगा, 1 को फेल हो जाएगी वो टेक्निक, चाहे आप कितने भी पैसे लगाओ। आप कहो मैंने तो एम्बोलाइजेशन में 1.5 लाख लगा दिया, फेल कैसे हो गया? पैसों से सक्सेस नहीं आता। अगर बॉडी के नेचुरल वेरिएशन है, कोलैटरल्स है, हो सकता है रिकरेंस। सो जो एक में फ़ेल हो जाए, अगर सर्जरी फेल हुई है, एम्बोलाइजेशन ज़रूर सोचे, क्योंकि एम्बोलाइजेशन वो एडिशनल चैनल्स को वीनोग्राफी द्वारा आइडेंटिफाई कर सकती है, इंटरनली एंजियोग्राफी द्वारा, जो सर्जरी शायद मिस कर दें। तो मैं इनफैक्ट लिटरेचर कहता है कि एम्बोलाइजेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर सर्जरी फेल हो रही है तो। एंड अगर एम्बोलाइजेशन फेल हो रहा है तो दोबारा एक वीनोग्राफी की जा सकती है, पर अगर एम्बोलाइजेशन या रेट्रोग्रेड टेक्निक से नहीं सक्सेस हो रहा है तो आप बिल्कुल सर्जरी के लिए जाए, कोई हार्म नहीं है सर्जरी कराने में, कंप्लीट क्योर अचीव करें। सो पॉइंट है कि दोनों सर्जरी और एम्बोलाइजेशन के अपने प्रोज एडवांटेजेस, अपने कॉन्स डिसएडवांटेजेस हैं। आप दोनों जाने एक सर्जन और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलके, और अपना फैसला खुद रहे, एक एम्पावर्ड फैसला लीजिए। ऑफकोर्स बहुत सारे पेशेंट्स हमें मैसेज करते हैं, सर सुसाइड करने का मन हो रहा है। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बीमारी है, उसे ट्रीट कराओ दोनों स्पेशलिस्ट में से किसी से मिलके। फिर भी ये थॉट्स आ रहे हैं तो एक वीडियो हम बना चुके हैं, इमोशनल चैलेंजेस एंड मेंटल चैलेंजेस ऑफ वेरिकोसिल, वो देखिए।
80% वेरिकोसील केसेस को, इनफैक्ट 90% प्लस केसेस को आज भी सर्जरी या एम्बोलाइजेशन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्ली ग्रेड है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस का वीडियो देखें, कैसे लाइफस्टाइल से वेरिकोसील प्रिवेंट किया जा सकता है, या अगर अर्ली स्टेज है तो प्रोग्रेशन प्रिवेंट किया जा सकता है। योगा वीडियो और डाइट वीडियो भी बना चुका है ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिले कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है और क्या खाना है। तो ऐसे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर महीने लाते रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।